नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पटेल कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती हैं, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में क्या संबंध होता है एवं अंततः पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र से। देखिए, जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है तथा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को जब किसी विशेष क्षेत्र में लागू किया जाता है या अमल में लाया जाता है तो उस क्षेत्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों को अर्थव्यवस्था या उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आर्थिक गतिविधियों को समझना अति आवश्यक है। तो शुरुआत में हम वही समझेंगे। देखिए, मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए कई प्रकार की क्रियाएं करता है, राइट। ऐसी क्रियाएं जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, अर्थात जिनका मौद्रिक मूल्य होता है, उन क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तथा ऐसी क्रियाएं जिनको मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है या जिनका मौद्रिक मूल्य नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप आत्म संतुष्टि के लिए शौक के रूप में या हॉबी के रूप में गाना गाते हैं, डांस करते हैं, अभिनय करते हैं या पेंटिंग करते हैं। अगर आप आत्म संतुष्टि के लिए कर रहे हैं और इसमें आप कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं तो वो कौन सी क्रिया होगी? गैर आर्थिक क्रिया। वहीं अगर आप एक जाने माने सिंगर हैं, समारोह में गाना गाते हैं, उसके लिए आप जो है चार्ज करते हैं, तो वो क्रिया कैसी कहलाएगी? यहाँ पर आर्थिक क्रिया कहलाएगी। जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की मानी जाती हैं। जैसे सबसे शुरू में क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्पादन। देखिए, जब कच्चे माल का निर्मित माल के रूप में परिवर्तन किया जाता है, कच्चे माल को निर्मित माल के रूप में रूपांतरित किया जाता है, या फिर यहाँ पर जो ज्ञान है या सूचना है उसको अब आप सेवा के रूप में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, जिससे आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि हो सके। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरी जो है आर्थिक क्रिया वो हो जाएगी उपभोग। देखिए, आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए आप बाजार से खरीदकर जो भी वस्तु या सेवाओं का उपभोग करते हैं वह भी क्या मानी जाएगी? एक आर्थिक क्रिया मानी जाएगी। तो यहाँ पर उत्पादन, फिर उपभोग, ये आर्थिक क्रियाएं हुई। और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? विनिमय। देखिए, यदि आप एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और आपको कोई अन्य वस्तु की आवश्यकता है या सेवा की आवश्यकता है, तो यदि आप एक सेवा या वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु का एक्सचेंज करते हैं या विनिमय करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाएगा? विनिमय कहा जाएगा। जैसे अगर आप देखें तो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? प्रचलन में थी। तो ये तो प्राचीन काल की बात थी, परंतु वर्तमान समय में मौद्रिक विनिमय होता है। कैसा विनिमय होता है? मौद्रिक विनिमय होता है। आप मुद्रा के माध्यम से ही अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को दूसरे व्यक्ति के साथ में एक्सचेंज करते हैं, जिसे हम कहते हैं विनिमय। जो चौथी महत्वपूर्ण आर्थिक प्रक्रिया है वो है यहाँ पर वितरण। वितरण क्या होता है? देखिए, उत्पादन के विनिमय से जो आय प्राप्त होती है उस आय को उत्पत्ति के साधनों में, या जिसे ही उत्पादन के साधन भी कहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनमें विभाजन करना ही क्या कहलाता है? यहाँ पर वितरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी वस्तु का क्या हुआ? उत्पादन हुआ। अब उस वस्तु का उत्पादन जाहिर सी बात है फैक्ट्री में हुआ होगा। वो फैक्ट्री जिस भूमि पर है और उस वस्तु से जो आय प्राप्त होगी, उस आय से उस भूमि वाले को क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा। वैसे ही उस फैक्ट्री के जो उत्पादन है या उस फैक्ट्री के निर्माण में जो पूंजी लगी हुई है, उस पूंजी के बदले क्या देना पड़ेगा? उसका प्रतिफल ब्याज देना पड़ेगा। वैसे ही जो मजदूरों ने श्रम किया है उसके लिए उनको मजदूरी देनी पड़ेगी। वैसे ही जो साहसी है या उद्यमी है जिसने इस फैक्ट्री की स्थापना की है उसको लाभ के रूप में आय का क्या करना पड़ेगा? वितरण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उत्पादन हुआ, उपभोग, विनिमय एवं यहाँ पर वितरण, ये चारों महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं मानी जाती हैं। परंतु वर्तमान समय में अगर आप देखें तो राजस्व को भी
पांचवी आर्थिक क्रियाएं मानी जाती है, जिसमें राजस्व क्रय हो जाएगा या राजस्व व्यय हो जाएगा। तो ये जो है वर्तमान समय की पांचवी अभिक्रिया, पांचवी आर्थिक क्रिया मानी जाती है। अब उसके बाद में दूसरे नंबर पर है यहाँ पर गैर आर्थिक क्रियाएं। देखिए, गैर आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से जो भी आप सामाजिक कार्य करते हैं, जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, जो भी शारीरिक कार्य करते हैं या जो भी भावनात्मक कार्य करते हैं, उन सभी को किसमें, गैर आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। जैसे सामाजिक कार्य में हो सकता है आप जरूरतमंदों को रोटी बांट रहे हो, मतलब जरूरतमंदों को भोजन का वितरण कर रहे हो या कपड़ों का वितरण कर रहे हो, या आप वृक्षारोपण कर रहे हो। वही धार्मिक कार्यों में पूजा पाठ करना या धार्मिक अनुष्ठान हो जाएगा, राइट। भावनात्मक कार्य में स्नेह करना, प्रेम करना हो जाएगा, और यहाँ पर व्यायाम करना इत्यादि। ये जो सारी की सारी जो क्रियाएं होती हैं उनको हम गैर आर्थिक क्रियाएं मानते हैं। तो उत्पत्ति या उत्पादन के जो साधन हैं उनके बारे में समझिए। देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर भूमि हो जाएगा, राइट। भूमि उत्पत्ति या उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, जिसमें हम मुख्य रूप से, जैसे भूमि आ जाता है तो भूमि में भूमि हो जाएगा, खेत हो जाएगा, पहाड़ आ जाएगा, राइट, या फिर खान। ये सभी जो हैं इनको हम भूमि में या लैंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और जब आय की जो वितरण होता है उसमें भूमि के बदले जो प्रतिफल मिलता है वो क्या मिलता है, किराया मिलता है, राइट। वहीं दूसरा यहाँ पर हो जाएगा पूंजी, राइट। तो जो पूंजी होती है, पूंजी को भी हम मुख्य रूप से यहाँ पर तीन प्रकार से बांट सकते हैं। एक होती है भौतिक पूंजी, राइट। और भौतिक पूंजी में अगर आप देखें तो जैसे क्या हो जाएगा, उत्पादन में वाहनों का प्रयोग हो जाएगा या मशीनों का प्रयोग हो जाएगा। तो जो वाहन या मशीन है वो भौतिक पूंजी में आती हैं, राइट। उसके बाद में जैसे आर्थिक पूंजी, और यहाँ पर आर्थिक पूंजी में क्या हो जाएगा, एक तो कैश हो जाएगा जिसको हम कह सकते हैं नगदी, या फिर क्या हो जाएंगे आभूषण, जिनका आप किसके रूप में, पूंजी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, राइट। वैसे ही यहां पर हो जाएगा बौद्धिक पूंजी। और बौद्धिक पूंजी में जैसे आपके पास में कोई तकनीकी विचार हो जाएगा, तकनीकी विचार, तो यहाँ पर जो पूंजी होती है उसका उत्पादन के साधनों में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और भौतिक पूंजी में वाहन मशीनें, आर्थिक में नगदी एवं आभूषण, एवं बौद्धिक में क्या हो जाएगा, तकनीकी विचार हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर पूंजी के प्रकार भी समझे। अब जो अगला साधन है वो क्या हो जाएगा, श्रम या लेबर हो जाएगा, राइट। देखिए, किसी भी व्यक्ति के शरीर की या मस्तिष्क की जो उत्पादन की शक्ति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रम कहते हैं। और जब जो श्रम का जो प्रतिफल होता है वो क्या होता है, मजदूरी होता है। अर्थात आय के वितरण में वेजेस या मजदूरी यहाँ पर श्रम के बदले दी जाती है। वैसे ही जो साहसी होता है या उद्यमी होता है, एक तरीके से देखा जाए तो भूमि, पूंजी एवं श्रम को साहसी या उद्यमी व्यक्ति ही गतिशील करता है, उसको प्रतिबंधित करता है। वो एक तरीके से साहत करता है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, एवं पूंजी है, भूमि है या श्रम का उपभोग करते हुए उत्पादन करता है, और जिसके बदले उसको कौन सा प्रतिफल मिलता है, लाभ। लेकिन हो सकता है उसको हानि भी मिल जाए, राइट। तो यहाँ पर ये उत्पत्ति के चार साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम एवं साहस, जिसके प्रतिफल में भूमि के रूप में किराया, पूंजी के रूप में ब्याज, श्रम का मजदूरी एवं साहस का जो प्रतिफल है वो क्या होता है, लाभ होता है, राइट। अब इसके साथ ही अब हम यहाँ पर अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, व्यक्ति, समाज एवं सरकार अपनी असीमित आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अर्थात मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन, सभ्य समाज में रहने के लिए क्या चाहिए, कपड़े, तथा ऋतुओं से बचने के लिए क्या चाहिए, आवास चाहिए, एवं इच्छाएं तो क्या होती हैं, अनंत होती हैं। जैसे आज आपके पास में कोई मोबाइल है तो आप आईपैड की ख्वाहिश करेंगे, महंगी गाड़ियों की ख्वाहिश करेंगे। वैसे ही देश के लिए हो सकता है
कोई अन्य ख्वाहिश हो, तो व्यक्ति समाज एवं सरकार अपनी असीमित आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए जो क्रियाएं करते हैं, सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तो जैसे 3 नंबर में ये पूछा जाए तो इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति, समाज एवं सरकार अपनी असीमित आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं, कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उनको अध्ययन करने वाला शास्त्र ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। या दूसरे शब्दों में मैंने बताए थे कि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसमें मुख्य रूप से उत्पादन आता है, उपभोग आता है, वितरण आता है एवं विनिमय आता है। तो दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही जो अर्थशास्त्र के पितामह माने जाते हैं, एडम स्मिथ, उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। क्या माना है? धन का विज्ञान माना है, जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट, यहां पर अर्थशास्त्र से संबंधित जो अन्य विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें सबसे शुरू में कौन हो जाएंगे? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के संबंध में कई अवधारणाएं दी हैं एवं कई सिद्धांत दिए हैं, जैसे बाजार की अदृश्य शक्तियां अर्थात मांग एवं पूर्ति तथा हस्तक्षेप की नीति, अर्थात सब कुछ बाजार के ऊपर छोड़ दो। संक्षेप में कहूं तो बाजार में वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में मांग एवं जो डिमांड एवं सप्लाई या मांग एवं पूर्ति की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही मांग एवं पूर्ति ही अर्थव्यवस्था में समन्वय को स्थापित करती हैं। इसके साथ ही जो एडम स्मिथ हैं उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी काम करता है वो काम निजी हित के लिए करता है और हो सकता है वो हित धन ही हो। राइट, इसीलिए उन्होंने जो अर्थशास्त्र को धन को केंद्र में रखकर अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। इसीलिए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि एडम स्मिथ ने यहाँ पर अर्थशास्त्र को क्या कहा है? धन का विज्ञान कहा है। तो यहाँ पर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। वहीं दूसरी ओर लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड मार्शल ने धन की जगह पर लोक कल्याण एवं व्यक्ति को केंद्र में रखा है और उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य का व्यवहार है, दैनिक जीवन यापन में मनुष्य कई प्रकार की गतिविधियां करता है और उन गतिविधियों का अध्ययन ही क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थात अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन माना है। वहीं फिर रॉबिन्स ने और अन्य विचार दिए हैं। रॉबिन्स ने यह कहा है कि जो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कौन सा? मानव व्यवहार एवं असीमित आवश्यकताओं एवं इच्छाओं तथा उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंध का क्या करता है? अध्ययन करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो वर्तमान समय में ऊर्जा की क्या है? ऊर्जा संकट है और जो हमारे एक तरीके से देखा जाए पेट्रोल डीजल है वो सीमित मात्रा में है, भविष्य में कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। तो उसकी जगह पे हम पवन ऊर्जा का या फिर एक तरीके से सौर ऊर्जा का जो प्रयोग करेंगे और वो जो संबंध होगा उसे ही रॉबिन्स ने क्या कहा है? अर्थशास्त्र कहा है। तो ये थी अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब हम यहाँ पर अर्थशास्त्र की जो शाखाएं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र की शाखाएं कैसे बनी उसके बारे में समझते हैं। देखिए, 1929 से पहले अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ के सिद्धांत प्रभावशाली थे, लेकिन 1929 की आर्थिक महामंदी के बाद में अर्थशास्त्र में कई अवधारणाएं विकसित हुई, जिसमें जॉन मेनार्ड कीन्स की अवधारणाएं सबसे महत्वपूर्ण थी और उसके बाद से ही अर्थशास्त्र जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। सबसे शुरू में सन 1933 में जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1933 में रैगनर फ्रिस्क वह अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया।
एक क्या हो जाएगा यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा कौन सा हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर जो व्यष्टि है वो माइक्रो का क्या है हिंदी रूपांतरण है अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और जो मैक्रो है वो किसका है मैक्रो का हिंदी रूपांतरण क्या है यहाँ पर समष्टि। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति या हो सकता है एक फर्म हो जाएगा या फिर एक क्या हो जाएगा इकाई, इनकी गतिविधियों का क्या करता है बड़े सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करता है, राइट। वहीं जो मैक्रो है वो समग्र रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर व्यक्तिगत तौर पर या एक व्यक्ति एक फर्म एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि में समग्र रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, राइट। तो ये जो दो शाखाएं हैं इनकी परिभाषाएं क्या है, या हो सकता है कि 5 अंक में इसके अंतर को भी प्रश्न में पूछ लिया जाए। तो हम यहां पर इन दोनों का जो परिभाषा है और इनका जो अंतर है उसको समझते हैं। देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है या व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें व्यक्तिगत तौर पर एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है एक व्यक्ति या एक हाउस होल्ड या फिर एक फर्म की आर्थिक क्रियाओं का या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें सभी व्यक्ति जैसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था का क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ये कहें कि जैसे ये एक व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति की जो आय है, आय में जो कमी है उसके कारण या इस व्यक्ति की जो वृद्धि है, तो यदि व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति या एक इकाई की आय या कमी में जब वृद्धि का अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो में आएगा। वहीं अगर हम सभी व्यक्तियों की जो आय है उसको ले लें तो वही क्या कहलाएगी जीडीपी कहलाएगी। तो सभी व्यक्तियों की जो आय है या फिर जैसे क्या हो जाएगा राष्ट्रीय आय, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है वो किस में होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। वहीं अगर हम यहाँ पर ये देखें कि जैसे किसी एक वस्तु जैसे एक कंपनी है और उस कंपनी की किसी वस्तु की कीमत में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो जब किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, ठीक है, या एक इकाई की, तो वो माइक्रो में आएगा। वहीं पर अगर समग्र रूप से सभी वस्तुओं की, ठीक है, सभी वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको हम क्या कहेंगे मुद्रास्फीति कहेंगे। अर्थात मुद्रास्फीति का अध्ययन जो है वो कहां पर किया जाता है मैक्रो में किया जाता है। तो यहां पर हम व्यक्तिगत तौर पर एक इकाई एक फर्म की जितनी भी आर्थिक समस्याएं होती हैं उनको हम माइक्रो में पढ़ते हैं, और यहां पर समग्र रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। देखिए यहां पर जब हम अध्ययन करते हैं तो किसी एक इकाई के बारे में जो सूक्ष्म जानकारी है या छोटी समस्याओं को समझना आसान होता है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको वर्म्स आई व्यू भी कहते हैं, क्योंकि जो कीड़ा होता है वो अपने आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है, जबकि इसमें हम मोटे तौर पर जो है पूरी अर्थव्यवस्था को समझते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है वर्ड्स आई व्यू बोला जाता है, राइट। इसके साथ ही इनमें कुछ और अंतर होते हैं, उन और अंतरों को हम यहां पर समझते हैं। फिर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है, वहीं जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक जो समस्याएं होती हैं या आर्थिक मुद्दे होते हैं उनसे क्या होता है संबंधित होता है। जैसे एक व्यक्ति है या एक उपभोक्ता है, उसकी आय के बारे में बात करेंगे तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, लेकिन सभी व्यक्तियों की बात करें तो वो राष्ट्रीय आय हो जाएगा या मौद्रिक नीति हो जाएगी या मुद्रास्फीति हो जाएगी, राइट। इसके साथ ही यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ठीक है। देखिए जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह जो है वो बाजार में कीमत निर्धारण में क्या है इससे संबंधित होता है, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वह आय एवं रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह
अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन एवं सामान्य कीमत स्तर पर निर्धारण से संबंधित होता है। इन दोनों सिद्धांतों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। यहां पर जो कीमत सिद्धांत है, कीमत सिद्धांत क्या कहता है वो समझिए। देखिए, बाजार में जो कीमत का निर्धारण होता है वो मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहां पर ये लें, जैसे यहां पर कोई भी वस्तु की क्या हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर उसकी क्या हो जाएगी, कीमत। अब इसके साथ ही जैसे अब आप समझिए, अगर कोई भी वस्तु है, अगर किसी वस्तु की मात्रा कम है तो उसकी, यहां पर समझिए, देखिए अगर किसी वस्तु की जो मात्रा है वो कम है तो उसकी कीमत क्या होगी, ज्यादा होगी। वहीं पर अगर मात्रा ज्यादा है तो कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके विपरीत यहां पर एक और क्या निर्भर करता है, सप्लाई। सप्लाई का भी इसी तरीके से होता है। यदि यहां पर सप्लाई अधिक होती है तो मूल्य या जो कीमत होती है वो कम होती है, और अगर सप्लाई कम होगी तो कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस तरीके से बाजार में एक तो मांग की मात्रा होती है और दूसरी किसकी मात्रा होती है, सप्लाई या पूर्ति की मात्रा। तो इन दोनों के बीच में, मांग की मात्रा एवं पूर्ति की मात्रा में जहां पर समन्वय स्थापित हो जाता है वहीं पर जो है वो किसी वस्तु का मूल्य है वो क्या होता है, निर्धारित हो जाता है। जैसे किसी वस्तु की यहाँ पर मांग की मात्रा इतनी है और पूर्ति की मात्रा इतनी है तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूल्य निर्धारण हो जाएगा। वहीं जैसे मैंने कहा कि हो सकता है उसकी मात्रा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और अब जो समन्वय है वो अधिक मांग है, तो अधिक मांग है तो जाहिर सी बात है कि उसका मूल्य या जो कीमत है वो भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। एक स्थिति में यहां पर अगर आप देखें तो जो चूंकि उसकी मात्रा क्या है, कम है, तो उसकी जो है यहां पर समन्वय की स्थिति में एक मूल्य हो जाएगा। जैसे जैसे उसकी जो है मांग में क्या होगी, और ज्यादा बढ़ोतरी होगी तो उसकी कीमत में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। इस तरीके से जहां पर मांग की मात्रा एवं पूर्ति की मात्रा में समन्वय होता है वहीं पर वस्तुओं का क्या होता है, मूल्य निर्धारण होता है। और ये जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, राइट। वहीं पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है आय तथा रोजगार का सिद्धांत। तो अब हम यहां पर आय तथा रोजगार का जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। देखिए, जो आय तथा रोजगार का सिद्धांत है वो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया था। इसीलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है या समष्टि अर्थशास्त्र है उसके जनक के रूप में किसको माना जाता है, जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है। तो जो जॉन मेनार्ड कीन्स है उन्होंने ही क्या दिया है, आय तथा रोजगार का सिद्धांत दिया। कीन्स का यह कहना है कि जब कभी भी अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो उस मंदी की वजह से या उस समय पर जो समग्र मांग होती है एवं समग्र व्यय, इसमें कमी की वजह से क्या होती है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब मंदी का दौर चलता है उस समय पे मांग, जो समग्र मांग होती है वो भी क्या होती है, कम होती है, और मांग कम होने की वजह से उत्पादन कम होता है, या फिर हम ये कहें कि विनिमय कम होता है, तो समग्र जो व्यय है वो भी क्या होता है, कम होता है। और समग्र मांग एवं समग्र व्यय जब दोनों कम होते हैं तो उससे क्या होती है, बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यदि हम यहाँ पर समग्र व्यय को क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए, बाजार में मांग को क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि हम समग्र व्यय को क्या करते हैं,
बढ़ा देते हैं तो उससे बेरोजगारी में क्या होगी, कमी होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि गड्ढा खोदो और उसको भर दो। इससे क्या होगा कि मजदूर जब गड्ढा खोदेंगे और उसको भरेंगे तो काम कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे उनको रोजगार मिल जाएगा, और जब उनको रोजगार मिलेगा तो उनकी क्रय शक्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो वस्तुओं को खरीदेंगे, जिससे फिर से क्या हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ जाएगी तो उत्पादन, वितरण और सभी आर्थिक गतिविधियों में क्या आएगी, वृद्धि होगी। और उससे फिर अंत में जाकर जब समग्र व्यय में वृद्धि होगी तो उससे बेरोजगारी में भी क्या होगी, कमी होगी, और धीरे धीरे करके आय में भी क्या हो जाएगी, यहां पर वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से अगर समग्र व्यय को बढ़ाया जाए तो उससे क्या होगा, समग्र व्यय को बढ़ाया जाए तो उससे एक समय पर जाकर बेरोजगारी कम हो जाएगी। इसीलिए अगर आप देख रहे हैं तो कोरोना समय में कई जो अर्थशास्त्री वो कह रहे हैं कि मनरेगा में जो दिनों की संख्या है उसको बढ़ाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोग काम करेंगे, मनरेगा के तहत काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, तो उनके पास में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो नई नई वस्तुओं का उत्पादन होगा, वितरण होगा, उपभोग होगा, और उससे एक तरीके से जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ने लगेगी, उससे बेरोजगारी कम होगी, और इसी जो साइकिल है इससे आय भी बढ़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, आय तथा रोजगार का सिद्धांत। वहीं जो कीमत सिद्धांत है ये एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस तरीके से जो कीमत सिद्धांत है वो किससे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, और ये जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, राइट। अब इसके बाद में हम यहां पर अंतर समझ रहे थे। अब देखिए, तो कीमत सिद्धांत जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है, और आय तथा रोजगार का जो सिद्धांत है वो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, राइट। इसके साथ ही जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वह अवधारित करता है कि जो है अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार के नियमों के अनुसार होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर एडम स्मिथ के जो सिद्धांत है वो प्रभावी है, इसलिए एडम स्मिथ को जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सामूहिक हित में अर्थव्यवस्था पर कानूनी नियंत्रण की बात करता है। अर्थात एक तरीके से जो है अर्थव्यवस्था पर समाज का क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, राइट। यहाँ पर जॉन मेनार्ड के जो है सिद्धांत प्रभावी हैं, इसीलिए जॉन मेनार्ड को यहाँ पर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। तो ये हमने यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर समझ लिया है, राइट। अब हम आगे समझते हैं यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए अर्थव्यवस्था क्या होती है, मैंने आपको बताया है कि अर्थशास्त्र जो है वो सैद्धांतिक पक्ष है। जब अर्थशास्त्र के किसी भी सिद्धांत को किसी विशेष क्षेत्र में हम लागू करते हैं या अमल में लाके आते हैं तो वहाँ की जो समग्र गतिविधियां होती हैं उनको ही क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि किसी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए मुद्रा को केंद्र में रखकर जो नीति बनाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, राइट। और अर्थव्यवस्था अपने आप में एक छोटा या अपूर्ण शब्द होता है, क्योंकि मैंने बताया कि जहां पर अर्थशास्त्र के नियमों को अमल में लाया जाएगा वहां की गतिविधियों को अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसीलिए अर्थव्यवस्था के सामने हम किसी भी राष्ट्र या देश का नाम लगाते हैं तब जाकर ये पूर्ण अर्थ देता है। जैसे अगर भारत में अर्थशास्त्र के नियम लागू होंगे तो वो भारत की अर्थव्यवस्था होगी, वैसे ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था या जापान की अर्थव्यवस्था। अब यहां पर जैसा मैंने आपको बताया है कि जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थशास्त्र का ही क्या है, व्यवहारिक पक्ष है। अब यहां पर अर्थशास्त्र के जो जितने भी सिद्धांत है वो तो एक समान है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि अगर दो क्षेत्र हैं उन दोनों क्षेत्रों में एक समान क्या है, नियम लागू करें। जैसे ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भारत, इंडिया, और हम हमारा पड़ोसी देश मान लेते
पाकिस्तान। अब चूंकि अर्थशास्त्र के जो नियम है वो तो क्या है, समान है, तो जब हम अर्थशास्त्र के नियमों को इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में जब लागू करें तो उन दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं तो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो क्या बिल्कुल अलग है। उसके पीछे कई कारण होते हैं। देखिए, यहां पर भारत हो या पाकिस्तान, ये दो अलग अलग देशों में सामाजिक कारण, भौगोलिक कारण या आर्थिक या राजनीतिक या प्रशासनिक स्थितियां क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और इन्हीं स्थितियों की वजह से जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को अमल में लाया जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रभावित हो जाते हैं या वो जो सिद्धांत हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। इसी वजह से अर्थशास्त्र के नियम समान होने की वजह बाद भी अर्थव्यवस्था जो है भारत की या पाकिस्तान की क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो कुल मिलाकर स्पष्ट शब्दों में अर्थशास्त्र के नियम समान है, परंतु भारत एवं पाकिस्तान के सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक इत्यादि इत्यादि कई कारणों या कई जो है स्थितियां अलग अलग होती हैं। उनकी वजह से ही ये जो जितने भी सिद्धांत हैं इनके व्यावहारिक पक्ष में परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से जो है कई देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो कई जो जितने भी देश हैं उनकी अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। इसलिए हमें यहाँ पर अब ये समझ लेना चाहिए कि हमारे दुनिया में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनकी किस आधारों पर व्यवस्था है या उनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था को हम कई आधार पर क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे एक तो राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर, राइट। तो जो क्षेत्र है जहां पर सरकार जो भी गवर्निंग बॉडी है उसकी भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसे ही विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, राइट, विकास की विभिन्न आधारों के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। जहां पर विकास का स्तर बिल्कुल निम्न है वहां पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होगी। उसके बाद में जहां पर विकास की प्रक्रिया, डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू हो चुकी है वहां पर विकासशील अर्थव्यवस्था होती है। और जहां पर जो डेवलपमेंट है या जहां का जीवन स्तर अच्छा है वहां पर कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, विकसित अर्थव्यवस्था होगी। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने जो है राष्ट्रीय आय के आधार पर भी इन अर्थव्यवस्थाओं को क्या किया है, विभाजित किया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, राइट। फिर अगला हो जाएगा किसी देश की अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ में बाकी के जो देश हैं उनसे किस प्रकार का संबंध है, इसके आधार पर भी दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। यदि बाकी के देशों से संबंध है तो उसको हम खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे, लेकिन अगर अन्य किसी देश की अर्थव्यवस्था से कोई भी संबंध नहीं है तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे, राइट। वैसे ही उस अर्थव्यवस्था में अगर सीमित संसाधन है तो उनके नियोजन से ही विकास हो पाएगा। इसीलिए अगर किसी देश में नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था होगी योजनाबद्ध, और अगर वहाँ पर नियोजन की प्रक्रिया का अभाव होता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होगी। फिर अगला जो है वो है विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, जैसे कृषि हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा एवं सेवा क्षेत्र हो जाएगा। तो प्रत्येक देश में जो है संसाधन भी अलग अलग होते हैं और उस आधार पर अगर हम क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर देखें तो तीन प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। जिस देश में सेवा क्षेत्र जो है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है या उसका योगदान अर्थव्यवस्था में अधिक होता है उसको हम सेवा अर्थव्यवस्था। दूसरे नंबर पर जहां पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है वहां पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था। और जिन देशों की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक होता है वहां की अर्थव्यवस्थाओं को हम कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये जितनी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हैं आगे हम इनको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत में हम यहाँ पर राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में राज्य या वहां की सरकार की कितनी भूमिका है इसके आधार पर अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हो जाएगी उदारवादी या जिसे ही हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
दूसरी नियोजित अर्थव्यवस्था या जिसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और तीसरी जहां पर पूंजीवादी या समाजवादी दोनों का समावेश होता है अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब चूंकि हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है तो जाहिर सी बात है परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों स्वीकार किया गया है, या फिर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण या जो दोष हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर तीनों अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके दोष के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे एवं पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी एवं समाजवादी, उसको हम यहाँ पर इस डायग्राम से समझ सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से अंतर स्पष्ट हो जाए। देखिए जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, सैद्धांतिक पक्ष है, अर्थात आर्थिक गतिविधियों को अध्ययन करने वाला शास्त्री क्या है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र यहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष होता है। जब अर्थशास्त्र को हम किसी क्षेत्र में अमल में लाते हैं या अप्लाई करते हैं तो उसके व्यवहारिक प्रयोग को ही क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें संसाधन का बहुत ही महत्व होता है। तो यहाँ पर जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अगर प्रकृति से मिले तो वो प्राकृतिक संसाधन, फिर भौतिक संसाधन जैसे वाहन हो जाएंगे, और मानव के रूप में क्या हो जाएंगे, मानवीय संसाधन। अब इन संसाधनों को प्राकृतिक, भौतिक या मानवीय, इनका या तो हम अर्थव्यवस्था में दोहन या क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, या फिर हम उनको नागरिकों में क्या कर देते हैं, वितरित कर देते हैं। अब अगर इन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो जो संसाधन है वो जल्दी ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए जो संसाधन है उनके दोहन या उपभोग या वितरण पर जिसका भी क्या होता है, नियंत्रण होता है, वहां की अर्थव्यवस्था उसी रूप में आ जाती है। जैसे यदि नियंत्रण सरकार का है और सरकार जो है वो मुख्य रूप से किससे मिलकर बनी होती है, समाज से, अर्थात समाज प्रभावशाली है तो वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो जाएगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। वहीं अगर जो साधन है उनके उत्पादन एवं वितरण में निजी व्यक्तियों की भूमिका है, अर्थात पूंजी का जो हित है वो निहित है, तो निजी हाथों में जब नियंत्रण होता है तो वहां की जो अर्थव्यवस्था होगी वो कैसी होगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। राइट। अब हम यहां पर सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। राइट। देखिए तो सबसे शुरू में यहां पर इसका उदय कैसे हुआ। देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका उदय औद्योगिक क्रांति के समय पर ही हुआ था, और आपको पता होगा कि औद्योगिक क्रांति के समय पर नई नई उद्योगों की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। राइट। तो एक ओर जहां पर नए नए उद्योगों की क्या हो रही थी, स्थापना हो रही थी, वहीं दूसरी ओर इस दशक में कई देशों की सरकारों ने जो उत्पत्ति के साधन थे, उत्पादन के साधन थे, उस पर कब्जा करके रखा था। तो सरकार के हस्तक्षेप की वजह से क्या था कि जो आर्थिक विकास है उसकी दर बहुत ही क्या थी, कम थी। इसी समय पर एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, और इस किताब में उन्होंने आर्थिक विकास के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। और इन्हीं सिद्धांतों को या विचारों को, जैसे अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तो अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था में एडम स्मिथ के सारे विचारों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया या अमल में ला दिया। और इसके साथ ही कई यूरोपियन देशों ने भी इन विचारों को अपनी अर्थव्यवस्था में समाहित किया। तो 1800 के दशक तक आते आते वहां की जो अर्थव्यवस्था हुई उसको क्या कहा गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा गया। तो इस तरीके से हम देखें तो संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि एडम स्मिथ के जो सिद्धांत थे या जो विचार थे उनको अमेरिका तथा कई देशों ने अमल में लाए, जिससे वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाई, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में इसका विकास हुआ। राइट। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी 4 प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उस पे निजी व्यक्तियों का क्या होता है, अधिकार होता है या स्वामित्व होता है। तो यहां पर जो स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्तियों का होता है। पहली चीज तो ये हो जाएगी।
अब अगर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होगा तो वो कोई भी उत्पादन करने के लिए क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, कोई भी आर्थिक निर्णय के लिए क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो यहाँ पर चूंकि आर्थिक स्वतंत्रता होती है या वो उत्पादन के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और जब निजी व्यक्ति होते हैं तो वो निजी हित में अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उससे अधिक से अधिक वितरण होता है, जिससे जो आर्थिक विकास की जो गति है वो भी क्या हो जाती है, अधिक होती है। राइट। तो यहां पर पहली चीज यही हुई कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में निजी व्यक्तियों का जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर निजी व्यक्तियों का क्या होता है, अधिकार होता है। इसके साथ ही जो जितने भी फैसले होते हैं, आर्थिक निर्णय होते हैं, वो निजी हित या फिर लाभ को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इसके साथ ही जो वस्तुओं के जो मूल्य निर्धारण होता है उसमें बाजार की क्या होती है, प्रमुखता होती है। अर्थात बाजार या मांग एवं आपूर्ति के कारण ही जो वस्तुओं का मूल्य है वो क्या होता है, निर्धारण होता है। इसके साथ ही जो उत्पादन के साधन होते हैं उनके वितरण में यहाँ पर राज्य की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, कम से कम होती है। तो ये चार चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो उत्पादन के साधन है उन पर निजी स्वामित्व होता है। राइट। फिर जो कीमत निर्धारण होता है वो बाजार की शक्तियों के माध्यम से होता है। सरकार का हस्तक्षेप यहाँ पर बहुत न्यून होता है एवं निजी हित एवं लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से यहाँ पर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, अमेरिका की जो हो जाएगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो जाएगा, जापान की अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है, इत्यादि इत्यादि, या कनाडा की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। देखिए चूंकि इसमें बाजार जो है, बाजार शक्तियों की प्रमुखता होती है, इसीलिए इसको स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसके साथ ही इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं तथा मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। वहीं प्राइवेट, इसमें बाजार या मार्केट की भूमिका होती है, इसलिए इसको प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझा। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उन विशेषताओं को आप समझिए। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे पहले तो यहां पर निजी क्या होता है, हित होता है, निजी हित होता है। और निजी हित होने के साथ साथ जो उत्पत्ति के साधन होते हैं वो क्या होते हैं, उन पर निजी क्या होता है, स्वामित्व होता है। ये दो चीजें अगर आपने समझ ली तो आपको बाकी की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए चूंकि यहां पर जो निजी हित होता है प्रेरणा, और उत्पत्ति के साधनों पर निजी लोगों का क्या होता है, स्वामित्व होता है। इस वजह से क्या होते हैं, ये अधिक से अधिक लाभ कमाने की वजह से अधिक क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। राइट। उससे क्या होगा, अधिक से अधिक वितरण होगा, और क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा, उपभोग होगा। राइट। और इससे क्या होगी, अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास दर वो भी क्या होगी, अधिक होगी। राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर क्या होती है, अधिक होती है। अब अगर आपको ये चार चीजें समझ में आ गई तो इनके आधार पर हम कई विशेषताओं के बारे में भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उनको हम समझेंगे। सबसे पहला तो आपको पता ही है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें निजी व्यक्तियों का क्या होता है, स्वामित्व जो होता है वो निजी स्वामित्व होता है। इसके साथ ही इसमें सरकार का क्या होता है, हस्तक्षेप का अभाव होता है। यहाँ पर इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण नीति है वो यहाँ पर लिखिए, लेजेस फेयर, अर्थात अहस्तक्षेप की नीति। ये इस अर्थव्यवस्था की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण की विशेषता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति को स्वीकार किया जाता है। वहीं जो व्यक्ति होते हैं उनको निजी संपत्ति का क्या होता है, अधिकार होता है। इसके साथ ही मैंने बताया है कि यहाँ पर जो है अधिकतम लाभ का क्या होता है, उद्देश्य छुपा हुआ था। वैसे ही यहाँ पर जो है उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता होती है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है,
इसकी स्वतंत्रता होती है। वहीं आप समझिए कि यहां पर जब अधिक उत्पादन होता है तो उपभोक्ताओं को खुश करने के लिए कई वैरायटी के क्या होते हैं, जो है वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसीलिए जो ग्राहक होते हैं या कंज्यूमर होते हैं, उनके पास में अपना मनपसंद सामान खरीदने के लिए या वस्तुएं या सेवाएं खरीदने के लिए क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पर चयन की भी क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। वहीं यहाँ पर अधिक उत्पादन करना है और उत्पादन के उसका वितरण करना है, इसीलिए कई इकाइयों में क्या होती है, प्रतियोगिता की स्थिति होती है, अर्थात कंपटीशन अधिक होगा। और आप समझिए जब कंपटीशन अधिक होगा तो जो जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, ग्राहक को खुश करने के लिए कम सामान पर कम दाम पर अच्छा सा अच्छा सामान क्या करेंगी, उपलब्ध कराएंगी। और इसके लिए उनको रिसर्च भी करनी पड़ेगी और कई होंगे। तो इससे यहाँ पर एक और विशेषता मैं बता देता हूँ कि इस अर्थव्यवस्था में जो है तकनीकी विकास भी क्या होता है, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें मांग एवं आपूर्ति का क्या होता है, महत्व होता है। तो ये यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या हो जाएंगी, विशेषताएं हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण एवं दोषों के बारे में समझेंगे। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण गुण हैं उनमें से कुछ गुणों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे क्या होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन के लिए कई वैरायटी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसीलिए जो उपभोक्ता होते हैं उनको वस्तुओं से क्या होती है, अधिक संतुष्टि होती है। जब जो कंज्यूमर होते हैं वो अपना मनपसंद सामान खरीदते हैं तो उनकी संतुष्टि क्या होती है, अधिक होती है। वहीं प्रतियोगिता या कंपटीशन अधिक होने की वजह से तकनीकी विकास होता है, राइट। इसके साथ ही जो शोध एवं अनुसंधान का क्या होता है, विकास होता है। ये देखा जाता है कि जो कंज्यूमर है उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसको किस प्रकार का सामान चाहिए, किस रेट पर चाहिए, इसका पूरा का पूरा शोध होता है, अनुसंधान होता है और उसी आधार पर जो है तकनीकी विकास के प्रयास किए जाते हैं, राइट। इसके साथ ही चूंकि निजी लाभ या जो निजी लाभ का हित छुपा होता है, इस वजह से यहाँ पर उत्पादन क्षमता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है तथा कुशलता को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, राइट। कंपनियों में अगर आप देखें तो कोई व्यक्ति अगर काम करने में असमर्थ है तो उसको अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उसकी उत्पादन क्षमता में भी विकास हो और उसकी जो स्किल है उसमें भी क्या हो, वृद्धि हो। इसके साथ ही यहाँ पर जितनी भी साधन होते हैं उनसे बहुत अच्छे से प्रयोग में लाया जाता है ताकि उससे प्रॉफिट अधिक हो। और सबसे आखिरी में क्या हो जाएगी, आर्थिक स्वतंत्रता भी होती है। तो ये जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हो जाएंगी। लेकिन पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इससे कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई। कैसे हुई वो हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिए, इसके जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष हैं, हो सकता है 3 नंबर में आपसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष पूछ लें या हो सकता है आपसे गुण पूछ लें। इसके साथ ही हो सकता है 5 नंबर में आपसे गुण एवं दोष पूरे पूछ लें। इसलिए अगर आपको कंसेप्ट याद है तो चाहे गुण पूछें चाहे दोष पूछें, आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है, अब इन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, अब यहां पर निजी हित जो होता है, निजी हित या जिसको हम क्या कहते हैं, निजी लाभ कहते हैं। जो निजी लाभ कमाने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो क्या हो कि जो भी वस्तु है उसके दाम में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, या उसकी लागत में क्या हो, कमी हो। ठीक है, अगर आपको अधिक लाभ कमाना है तो उस कमाने के लिए जो वस्तु है उसके दाम में अगर वृद्धि करेंगे तो सामान्य सी बात है वहां पर कंज्यूमर जो है वो उस वस्तु को खरीदेगा नहीं। इसीलिए दाम तो बहुत ही मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कम स्थितियों में दामों को बढ़ाया जाता है। लेकिन लागत जो होती है, किसी भी वस्तु को मैन्युफैक्चर करने की जो लागत होती है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में होती है और इसीलिए वो क्या करते हैं, लागत कम करने के लिए जो है वो मजदूरों, एक तरीके से
मजदूरों की क्या करते हैं, जो सैलरी होती है मजदूरों की सैलरी घटाते जाते हैं या फिर उसी सैलरी पर उनसे अधिक क्या लेते हैं, काम लेते हैं। तो जो उत्पादन के साधन है, जो श्रम है, तो श्रम में भी मजदूरी जो है वो घटाते जाते हैं और जो काम के जो घंटे हैं उनको क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। इसी तरीके से वितरण में भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और जब क्या होता है कि यहां पर पूंजीवादी में जब कोई कंपनी होती है उसका एक बड़े पैमाने पर ठीक है, तो जब कोई कंपनी होती है तो वो बड़े क्षेत्र पर जब कार्य करती तो धीरे धीरे उसके कंपटीशन में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको वो क्या करती है, एक तरीके से नष्ट करना शुरू कर देती है या उन कंपनियों को अपनी कंपनियों में अधिग्रहण कर लेती है और धीरे धीरे इससे क्या होता है, एक अधिकारों का सृजन हो जाता है। जैसे वर्तमान समय में क्या हो जाएगा, गूगल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, गूगल ने एंड्रॉयड ऐप निकाला और वर्तमान समय में अगर आप गूगल के जो ऐप्स हैं वो चलाएंगे तो वो आपको आसानी से उपलब्ध होंगे। और दूसरी जो कंपनियां होती हैं उनको गूगल एक तरीके से क्या करता है, विरोध करता है और उनको बाजार से बाहर करने का प्रयास करता है। तो इसमें एक अधिकारों का जो सृजन हो जाता है ये इसका सबसे पहला क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। वहीं पर अगर हम देखें तो इससे आय एवं संपत्ति की भी क्या होती है, विषमताएं पाई जाती हैं। उसका कारण क्या है कि आप समझिए, यहाँ पर जो व्यक्ति वस्तुओं का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो जो उत्पादक वर्ग होता है वो अधिक लाभ की वजह से धीरे धीरे उसके पास में इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। वहीं पर जो मजदूर वर्ग है या एक ऐसा वर्ग होता है उसके पास में संपत्ति क्या होती है, जैसे जो मजदूर है उनकी जो सैलरी है वो इतनी कम हो जाती है कि उनके पास में जीवन यापन के लिए भी पैसे नहीं होते। तो एक और जो उत्पादक वर्ग है वो पूंजी संग्राहक हो जाता है, उसके पास में अथाह संपत्ति होती है। वहीं एक वर्ग जो मजदूर वर्ग होता है उसके पास में नाम मात्र की संपत्ति होती है। इसी वजह से आय एवं संपत्ति की विषमताएं भी यहाँ पर ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है, राइट। और आय एवं संपत्ति की विषमताओं के कारण ही जो वर्ग संघर्ष है वो इसकी क्या बन जाता है, एक सबसे बड़ी, हम एक तरीके से देखें तो वर्ग संघर्ष जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर दोष हो जाता है। तो वर्ग संघर्ष में एक पूंजीपति वर्ग हो जाएगा और एक मजदूर वर्ग हो जाएगा। इन दोनों में जब आय की इतनी ज्यादा समानताएं होंगी तो एक जो वर्ग है, पूंजीपति वर्ग हो चाहे हो वो मजदूर वर्ग हो, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर क्षेत्रीय असमानताएं भी पूंजीवाद का एक बहुत ही बड़ा गुण होता है, दोष होता है। यहां पर इसको ऐसे समझिए, जैसे क्या होगा कि जो बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना वहीं पर होती है जहां पर उत्पादन में उनको सस्ती क्या मिल जाए, श्रम मिल जाए और उनको बेचने के लिए एक बहुत बड़ा क्या मिल जाए, बाजार मिल जाए, राइट। इसीलिए औद्योगिक इकाइयाँ वहाँ पर स्थापित की जाती हैं जहाँ पर सस्ता श्रम हो, एक बहुत बड़ा बाजार हो। तो एक और कुछ क्षेत्रों में तो विकास बहुत अधिक होता है, वहीं जहाँ पर पूंजीवाद को प्रॉफिट नहीं दिखता है, लाभ नहीं दिखता है, वहाँ पर वो उद्योगों की स्थापना नहीं करते हैं। इस वजह से कुछ क्षेत्र जो हैं बहुत डेवलप हो जाते हैं तथा कुछ क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर विकास की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाती है, राइट। इसके साथ ही नैतिक मूल्यों में भी क्या होती है, गिरावट होती है, राइट। तथा संसाधनों का क्या होता है, दुरुपयोग होता है। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका अधिक से अधिक क्या किया जाता है, दोहन किया जाता है और उनका दुरुपयोग भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप समझें, वर्तमान समय में जो पर्यावरण में नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो कंपनियों से निकलने वाले जहरीले धुआं हो जाएगा या फिर रेत हो जाएगी। तो हम निजी लाभ के लिए इनका दुरुपयोग, इनका उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन हम जब जरूरत से ज्यादा जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको जब हम जरूरत से ज्यादा उनका दोहन करते हैं तो उससे कई प्रकार की यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो ये भी आप एक बात याद रखेंगे कि पर्यावरणीय समस्याएं भी
ये एक इनका दोष है। तो ये 8 जो है वो क्या हो जाएंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष हो जाएंगे, राइट। अब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से दुनिया के अधिकांश देशों में एक और जहां पूंजीपति वर्ग, एक और जहां जो पूंजीपति वर्ग था उसके पास संपत्ति के साधन बढ़ते जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जो मजदूर वर्ग था उसके पास में संपत्ति तो थी ही नहीं, इसके साथ ही उसकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही थी और संपूर्ण समाज दो भागों में, या उस समय पे कई देश में समाज के दो शाखाएं हो गई थी, जिसको कार्ल मार्क्स ने एक जो वर्ग था उसको कार्ल मार्क्स ने एक वर्ग को क्या कहा, हैव्स वर्ग कहा, और दूसरे वर्गों को क्या कहा, हैव नॉट। तो जो हैव्स वर्ग है और हैव नॉट्स, ठीक है, हैव नॉट्स, तो जो हैव्स वर्ग था उसे, ठीक है, हैव्स वर्ग जिसके पास में संपत्ति के या उत्पत्ति के पर्याप्त साधन थे जिसे बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, और दूसरी ओर जो हैव नॉट वर्ग था, हैव नॉट्स, जिसके पास में संपत्ति थे ही नहीं, और इसको मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग भी कहा। तो कार्ल मार्क्स ने एक वर्ग को हैव्स वर्ग कहा और दूसरे वर्ग को हैव नॉट वर्ग्स कहा, और इसके साथ ही कार्ल मार्क्स ने कई क्रांतिकारी विचार दिए तथा कहा कि दुनिया के सभी मजदूर इकट्ठे हो जाओ और पूंजीवाद को उखाड़ फेंको, तभी जाकर तुम्हारे जो सामाजिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा और तुम्हारी जो स्थिति है वो बेहतर हो पाएगी। इसके लिए तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, क्रांति करनी पड़ेगी। और कार्ल मार्क्स के इन्हीं विचारों से सन 1917 में रूस में बोल्शेविक की क्रांति हुई और जिसके फलस्वरूप रूस में समाजवाद की जो है स्थापना हुई और इस तरीके से रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुई। इसके बाद में दुनिया के कई देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है वो समझिए। देखिए, इसके जो गुण होते हैं वो पूंजीवाद से बिल्कुल क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पत्ति के या फिर उत्पादन के साधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त किसका, समाज का स्वामित्व होता है। तो यहाँ पर समाज का नियंत्रण या स्वामित्व होता है। इसके साथ ही आर्थिक क्रियाओं का संचालन यहाँ पर सामूहिक या समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। इसके साथ ही वस्तुओं तथा आय के वितरण में यहाँ पर सरकार का क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण में सरकार का हस्तक्षेप होता है और यहाँ पर सरकार की भूमिका भी क्या होती है, अधिकतम होती है। यहाँ पर अगर आप पूंजीवाद से कंपैरिजन करें तो पूंजीवाद में उत्पत्ति के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता था, यहाँ पर सरकार का स्वामित्व होता है या सरकार समर्थित समाज का स्वामित्व होता है। वहाँ पर आर्थिक गतिविधियों का संचालन पूंजीवाद में किसके हित होता था, निजी हित या निजी लाभ से होता था। यहाँ पर सामूहिक एवं समाज कल्याण का हित होता है। इसके साथ ही आय एवं वस्तुओं के वितरण में सरकार की भूमिका समाजवाद में अधिकतम होती है जबकि पूंजीवाद में क्या होती थी, न्यूनतम होती थी। इसके साथ ही यहाँ पर जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है या समाजवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप सरकार का अधिकतम होता है जबकि पूंजीवाद में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया जाता था। तो इस तरीके से आप अंतर भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं समझी। अब चूंकि इसमें सरकार नियोजन करती है इसीलिए इसको केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे रूस की अर्थव्यवस्था, चीन, उत्तर कोरिया। पहले ये जो अर्थव्यवस्था थी ये रूस, वियतनाम, बुल्गारिया में थी, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो केवल उत्तर कोरिया या चीन में थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण देखने को मिलते हैं। वहीं रूस में जो है वर्तमान समय में मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण अधिक प्रकट होते हैं। वहीं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो दो प्रकार की होती है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद से साम्यवाद समाजवाद के रास्ते से ही जाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पूंजीवाद के बाद में समाजवाद आएगा
और समाजवाद से ही क्या होगा, साम्यवाद आएगा, राइट। तो इस तरीके से देखें तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके दो भाग हो जाते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सभी नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का समान वितरण किया जाता है, जिसमें राज्य की क्या होती है, भूमिका होती है। जैसे जो है पूर्व सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। वहीं जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार तो कार्य लिया जाता है तथा उसकी आवश्यकता अनुसार उसको प्रतिफल जैसे वस्तुएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे मान लिया कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी क्षमता 5 घंटे कार्य करने की है लेकिन उसको 50,000 की आवश्यकता है। वहीं एक युवा है जिसकी क्षमता है 8 घंटे कार्य करने की लेकिन उसको आवश्यकता है 10,000 रुपये की, तो उस युवा को 10,000 देंगे और बुजुर्ग व्यक्ति को 50,000 रुपये दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो साम्यवाद में क्षमता अनुसार तो कार्य लिया जाएगा परंतु आवश्यकता अनुसार प्रतिफल अर्थात वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे 1985 से पहले जो चीन की अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, राइट। अब हम यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है उनके बारे में समझेंगे। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक लाभ या फिर लोक कल्याण का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो सामाजिक कल्याण या जो है लोक कल्याण का लाभ होता है। दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ पर उत्पत्ति के साधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त समाज का क्या होता है, स्वामित्व होता है। तीसरी चीज यहाँ पर जो है आर्थिक क्या होती है, समानता होती है। चूंकि इसमें सरकार का क्या होता है, स्वामित्व होता है, इसीलिए एक वर्ग जो है वो संपत्ति का संग्रह नहीं कर पाता है। जो जितने भी व्यक्ति होते हैं या समाज है उन पर उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, अधिकार होता है। इसीलिए यहाँ पर आर्थिक जो है समानता होती है, राइट। इसके साथ ही जब आर्थिक समानता होगी तो वर्ग संघर्ष होगा ही नहीं, अर्थात इसमें वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही इस अर्थव्यवस्था में राज्य एवं जो सरकार है उसकी भूमिका क्या होती है, अधिकतम होती है। अब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण एवं दोषों की चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो गुण हैं उनसे परिचित हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में धन एवं आय का क्या होता है, समान वितरण होता है। इसके साथ ही इसमें वर्ग संघर्ष, चूंकि आय एवं धन की क्या होती है, समानता होती है, इसलिए वर्ग संघर्ष क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलते हैं तथा अर्थव्यवस्था में उतार एवं चढ़ाव की समाप्ति या उतार चढ़ाव बहुत कम आते या आते भी हैं तो उनकी समाप्ति हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से नियोजन को स्वीकार करती है, अर्थात ये नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। अब जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो समाज के कल्याण की बात करती है, लेकिन इसमें भी कुछ क्या है, खामियां हैं या इसके भी कुछ क्या है, दोष हैं। सबसे पहला दोष क्या होता है कि यहाँ पर सरकार ही तय करती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितना करना है, इसीलिए यहाँ पर उपभोक्ता की स्वतंत्रता में क्या होती है, कमी आ जाती है। उपभोग जो जितने भी कंज्यूमर हैं वो अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं को नहीं खरीद पाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर उत्पादन में क्या होती है, कमी आती है। अब आप एक चीज समझिए, जैसे पूंजीवाद में क्या था कि पूंजीवाद में निजी हित था और निजी हित की वजह से ही जो जितने भी उत्पादक वर्ग था वो निजी हित की वजह से अधिक से अधिक उपभोग, अधिक से अधिक उत्पादन करता था। परंतु यहाँ पर सरकार क्या करती है, पूरा का पूरा कंट्रोल करती है, इसीलिए उनमें जो आर्थिक प्रेरणा होती है उसका क्या होता है, अभाव होता है। जब नागरिकों को पता होता है कि हम कैसे भी काम करें, अच्छे से काम करें या बुरे से काम करें, हमको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, अर्थात आर्थिक प्रेरणा के अभाव में यहाँ पर उत्पादन में भी क्या हो जाती है,
कमी हो जाती है। अब आप समझिए, उत्पादन में कमी होगी, वितरण में कमी होगी, वितरण में कमी होगी, तो धीरे धीरे जाकर जो आर्थिक वृद्धि दर है उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनकी जो है स्वतंत्रता वो भी क्या हो जाएगी, प्रतिबंधित हो जाएगी। सरकार जो भी निर्णय लेगी उनको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। राइट। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज और रखें, आप याद रखें कि यहाँ पर लाल फीताशाही जो है उसको भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अपने मनमाने कार्य करते हैं, जिससे लाल फीताशाही की भी यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्या हो जाएंगे, दोष हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम ही है मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। राइट। तो इसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए भी इसको मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका उद्भव कैसे हुआ वो समझिए। देखिए, सन 1929 में आर्थिक महामंदी आई और इस आर्थिक महामंदी के कारण अमेरिका तथा दुनिया के जितने भी पूंजीपति देश थे उन देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगा और वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो गई। इसके साथ ही वहाँ पर बेरोजगारी की जो दर थी वो भी बढ़ने लग गई और जो बाजार प्रणाली थी वो बहुत बुरी तरह विफल हो गई। इस समय पे जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया और जॉन मेनार्ड कीन्स ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में अपने विचारों को प्रकाशित किया और उनके विचारों से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ। राइट। फिर प्रोफेसर हैंसन ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसको दोहरी अर्थव्यवस्था कहा है। क्यों? क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। फिर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसको समझते हैं। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का क्या होता है, सह अस्तित्व होता है तथा दोनों क्षेत्र समन्वय करते हुए ही कार्य करते हैं। इस प्रणाली में कुछ आधारभूत क्षेत्रों जैसे रक्षा क्षेत्र हो जाएगा या परमाणु ऊर्जा हो जाएगा इत्यादि, तो कुछ आधारभूत एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को छोड़कर शेष जो गतिविधियां होती हैं वो निजी क्षेत्र के लिए भी छोड़ दी जाती हैं। इसके साथ ही जो आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है उसे बाजार की शक्तियां जैसे मांग एवं आपूर्ति की स्वतंत्र अंतःक्रिया पर छोड़ दिया जाता है, परंतु इसमें सरकार विनियामक के रूप में अपना नियंत्रण भी बनाए रखती है। अर्थात जब कभी भी किसी विशेष वस्तु की कीमत में ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है तो वहाँ पर सरकार हस्तक्षेप भी करती है एवं अपना नियंत्रण भी बनाए रखती है। इसके साथ ही इस अर्थव्यवस्था में निजी हित तथा लोक कल्याण दोनों को ध्यान में रखते हुए ही आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो जितने भी देश आज़ाद हुए थे वहाँ पर आर्थिक विकास की दर तेज होने के साथ साथ लोक कल्याण के लिए जो जितने भी देश थे उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है भारत की अर्थव्यवस्था। तो इसके उदाहरण में हो जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तथा कई एशियाई जो देश हैं वहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण पाए जाते हैं। अब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। देखिए, चूंकि मैंने बताया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण होते हैं, इसीलिए पहली स्थिति जो है वो है मिश्रित बाजार प्रणाली।
अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार तंत्र की क्या होती है, प्रधानता होती है, उसको हम मिश्रित बाजार प्रणाली कहते हैं। वहीं दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा, नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नियोजन या राज्य की भूमिका प्रमुख होती है, उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जो तीसरा प्रकार है वो है उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था में बाजार प्रधानता के साथ साथ नियोजन को भी महत्व दिया जाता है। इसमें नियोजन के साथ साथ जो निजी क्षेत्र है उसके लिए भी अधिक उदारवादी नीति अपनाई जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, बाजार प्रधान नियोजित अर्थव्यवस्था। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे तो 1991 से पहले जितनी भी आर्थिक नीतियां आई थी उसमें संरक्षणवादी नीति अपनाई गई थी, अर्थात 1991 से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 1991 के बाद में जो आर्थिक सुधार हुए हैं उनकी वजह से वर्तमान में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो उदारवादी अर्थव्यवस्था है, अर्थात धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। राइट, अब यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों का क्या होता है, सह अस्तित्व होता है। इसमें आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है, इसके साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भूमिका होती है। फिर यहां पर सरकार नियामक के रूप में कार्य करती है। जो अगर हम आधारभूत क्षेत्रों को देखें तो आधारभूत क्षेत्रों को छोड़कर बाकी के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण निजी क्षेत्र का होता है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार नियामक के रूप में भूमिका निभाती है। यहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती है। अब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसके गुण एवं दोषों की चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर इसके जो गुण है वो ये है कि अल्प विकसित देशों में संतुलित विकास। जो अल्प विकसित देश होते हैं वहां पर गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं होती हैं तथा जीवन स्तर भी बहुत क्या होता है, कम होता है। तो एक ओर समाज को गरीबी, बेरोजगारी तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए समाज कल्याण के दृष्टि से कार्य करना चाहिए, तो वहीं उन देशों में आर्थिक विकास के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी होना चाहिए। इसीलिए अल्प विकसित देशों के सर्वांगीण विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था उपयुक्त होती है। वहीं आर्थिक उतार चढ़ाव पर भी क्या होता है, नियंत्रण होता है। जब कभी भी बाजार में कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर सरकार हस्तक्षेप करती है और उस स्थिति में या उस स्थिति को पर नियंत्रण कर लिया जाता है। वहीं इसमें पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के गुणों का समावेश होता है और इसमें वर्ग संघर्ष की कमी हो जाती है। अब इसके कुछ दोष भी हैं। इसके दोष क्या है, सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्थिक विकास की मध्यम गति होती है। उसका कारण ये है कि जिन क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण होता है, सरकारी नियंत्रण की वजह से उनकी जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होती है एवं उन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता है। या फिर कई बार जो निजी क्षेत्र है एवं सार्वजनिक क्षेत्र है उनके बीच में समन्वय स्थापित ना होने की वजह से भी जो विकास की जो गति तीव्र होना चाहिए वो मध्यम गति होती है। तो इसमें जो आर्थिक विकास की जो गति होती है वो मध्यम गति होती है। राइट, इसके साथ ही कई बार निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार के बीच में समन्वय का अभाव भी होता है तथा कई बार यहाँ पर जो है वो अस्थायी लाभ होते हैं। और जो सबसे बड़ा इसका जो दुर्गुण है वो ये है कि यहाँ पर औपचारिकता एवं पक्षपात को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकारी नियंत्रण भी होता है और निजी क्षेत्र भी होता है। तो इसमें सरकार कई बार कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए या कुछ विशेष उद्योगों के लिए एक विशेष नीति बनाती है, जिससे जो अन्य क्षेत्र होते हैं वो बुरी तरह प्रभावित होते हैं या फिर जो अन्य कंपनियां होती हैं उनके साथ में क्या होता है, पक्षपात होता है। और दुनिया में वर्तमान समय में जो जिन देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण होता है वहां पर क्रोनी कैपिटलिज्म की समस्या भी उत्पन्न हो रही। क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या होता है वो आप समझिए
देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में जितनी महत्वपूर्ण सरकार होती है उतनी ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या होता है, निजी क्षेत्र होता है। अगर किसी तरीके से इनका गुट बन जाए, जैसे निजी क्षेत्र क्या करता है, अपनी जो इनकम का एक बहुत बड़ा भाग होता है वो राजनीतिक पार्टियों को चंदे में देता है, और जब वही राजनीतिक पार्टी जीत जाती है और सरकार बनाती है तो वो किसके हित में नीति बनाएगी, निजी क्षेत्र के या उस कंपनी के हित में नीति बनाएगी। वहां पर वो लोक हित को या समाज कल्याण को क्या करेगी, एक तरीके से ध्यान में नहीं रखेगी। और ये जब दुष्चक्र चलता रहेगा, निजी क्षेत्र पार्टियों को जीतने में मदद करेगा तो वहीं सरकार उन जो उद्योग हैं उनके बढ़ावे या उनके फायदे में क्या बनाएगी, नीतियां बनाएगी। और इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। यह भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक क्या है, दोष है। तो हम यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष भी पढ़ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया था, उसके बारे में। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो दुनिया के जो जितने भी देश आजाद हुए थे उन देशों के पास में कई समस्याएं थी। जैसे एक तो हो जाएगी गरीबी की समस्या हो जाएगी, फिर बेरोजगारी की समस्या हो जाएगी, फिर जीवन स्तर का क्या हो जाएगा, निम्न होना। और वहीं पर हमको तीव्र आर्थिक विकास दर की भी क्या थी, आवश्यकता थी। तो एक तो हमें भारत में जो जितनी भी कुरीतियां थी, गरीबी, बेरोजगारी, इन समस्याओं को भी हल करना था। तो वहीं तीव्र आर्थिक विकास दर हासिल कर सके ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाना था। और एक और सबसे बड़ा जो कारण था वो कारण था कोल्ड वार। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अगर हम देखें तो एक और जहां अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था, तो वहीं जो रूस था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। और दोनों जब विचारधाराएं आपस में टकरा रही थी तो एक दूसरे पर प्रभाव जमाने के लिए हथियारों के क्षेत्र में भी क्या लग गई थी, होड़ लग गई थी। जो जितने भी देश थे वो हथियारों के माध्यम से अपना प्रभाव एक दूसरे पर करना चाहते थे। तो जो जितने भी नए देश थे उनको हथियारों की दौड़ से पीछे छूटते हुए जो समस्याएं थी उन पर भी एक तरीके से समाधान ढूंढना था, और आर्थिक विकास को जो दर थी उसको भी तीव्र रखना था। इसीलिए ऐसी अर्थव्यवस्था चुनी गई जिसमें इन दोनों का समाधान हो, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी के गुण भी होते हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर सरकार के पास में पर्याप्त पूंजी एवं संसाधन नहीं थे, और सरकार चाहती थी कि जो निजी लोग हैं या भारत के जो जितने भी बड़े अमीर व्यक्ति हैं उनके पास में जो पूंजी है या जो तकनीक है या जो प्रबंध क्षमता है उसका लाभ लेने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। राइट। इसके साथ ही आर्थिक विकास की दर को तीव्र करने के लिए भी, फिर यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा या इंटरनेशनल कंपटीशन के लेवल की बनाने के लिए भी, या फिर हम यहाँ पर कहें कि तीव्र आर्थिक विकास के। तो यहाँ पर ये जो जितने भी बिंदु मैंने बताए हैं वो आप समझिए। तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो पूंजीवाद है यह हम एक तरीके से निजी क्षेत्र की सहभागिता से तीव्र आर्थिक विकास या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक स्पर्धा अनुरूप हो जाएगा, या फिर आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाएगी, या तकनीकी प्रबंध क्षमता, ये सभी जो हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुणों से यहाँ पर इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। वहीं पर जो है गरीबी है, बेरोजगारी है, इसमें सरकार अपना नियंत्रण करके इन समस्याओं का हल ढूंढ सकती है, या नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की पहुंच भी निश्चित कर सकती है। तो चूंकि ये जितनी भी समस्याएं इनका समाधान मिश्रित अर्थव्यवस्था में छुपा हुआ था, इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में स्वीकार किया गया। तो हमने यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था तीनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगली क्लास में जो अन्य आधार हैं उनके आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।